नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अभय सिंह फीएलएस वर्ल्ड में स्वागत है। और आज हम लोग जानने वाले हैं एलिमेंट 10.2 यानी कि हम लोग IDIP 3 का ये 10.2 है, जिसमें हम लोग कन्फाइंड स्पेस के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं एज पर सिलेबस। तो सबसे पहले जानना होगा कि हमें कन्फाइंड स्पेस कहते किसको हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू यूके लेजिस्लेशन कन्फाइंड स्पेस रेगुलेशन 1997 उसके द्वारा कहता है कि अगर कोई कन्फाइंड स्पेस तब होगा जब कि एनी प्लेस इंक्लूडिंग एनी चेम्बर, टैंक, वैट, साइलो, पिट, ट्रेंच, पाइप, सीवर, फ्लू, वेल और अदर सिमिलर स्पेस इन विच बाय वर्च्यू ऑफ इट्स इनक्लोज नेचर, यानी कि ये जो घेरा हुआ नेचर का है, मतलब कवर्ड होना चाहिए, देयर अराइज ए फोरसिएबल स्पेसिफिक रिस्क, जहाँ पे कोई स्पेसिफिक रिस्क जो है वहाँ पे हो, तो ऐसे को हम लोग कन्फाइंड स्पेस बोलते हैं। जैसे हम एक घर में रहते हैं, अगर वहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, घेरा हुआ ही है, तो कन्फाइंड स्पेस नहीं है। ठीक है, तो द डिफिनेशन ऑफ रिस्क इज गिवन है। तो अब क्या हो, स्पेसिफिक रिस्क क्या होगा उसमें? तो स्पेसिफिक रिस्क मतलब ये हो गया कि उसमें रिस्क होगा या तो कुछ सीरियस इंजरी हो जाए किसी कारणवश, जैसे कि फायर हो जाए, एक्सप्लोजन होने का चांस हो, तो हम लोग उसको कन्फाइंड स्पेस बोलेंगे। पहला कंडीशन ये होगा कि वो घेरा हुआ होना चाहिए और उसमें कुछ रिस्क होना चाहिए, तब जाके वो कन्फाइंड स्पेस होगा, अदरवाइज कन्फाइंड स्पेस नहीं होगा। जैसे वहाँ पे लॉस ऑफ कॉन्शियस होने का चांस हो, जैसे बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाए, जैसे वहाँ पे सर्कुलेशन नहीं रहेगा एयर का, तो क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा कि वहाँ पे कॉन्शियसनेस हो सकता है, मतलब कि बेहोश आदमी हो जाएगा, मतलब उसको माइंड काम नहीं करेगा। और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और एस्फिक्सिएशन फॉर एनी पर्सन एट वर्क अराइजिंग फ्रॉम द गैस, फ्यूम, वेपर और लैक ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऐसा कुछ भी हो जहाँ वेपर, गैस इस तरह लगे या ऑक्सीजन की कमी हो, तो वहाँ पे दम घुटने का हो, ऐसा कुछ, तो हम लोग वहाँ पे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सके इन सब कारणों की वजह से, उसको हम कन्फाइंड स्पेस बोलेंगे। यानी कि पहला इनक्लोज हुआ, दूसरा ये सब रिस्क अगर कोई भी एक है, यानी कि उसको कन्फाइंड स्पेस बोलेंगे। ये आपको क्लियर समझना है। कुछ आदमी वहाँ पे ड्रॉनिंग होने का चांस हो, यानी कि जैसे कुछ मटेरियल रखा हो, उसमें आदमी गिरे और उसमें धंस जाए, है ना, जैसे कोई अनाज रखा हो, कोई गिरे उसमें और उसमें वो घुस जाए, इस तरह का भी चांस हो। उसके बाद जो है, जैसे कोई सॉलिड उसमें पार्टिकल मूव कर रहा है, उसके चलते जो है वहाँ पे दम घुटे, यानी कि एस्फिक्सिएशन हो वहाँ पे, तो ये सब जहाँ पे हो उसको हम लोग कन्फाइंड स्पेस बोलेंगे। दिस अ क्लियर फंडा है ना यहाँ पे। उसके बाद जो है कन्फाइंड स्पेस जो है होने के लिए उसके दो फीचर्स हैं, मैंने बता दिया पहले ऊपर ही। एक तो सबस्टेंशियली इनक्लोज होना चाहिए, यानी कि घेरा होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि उसमें कोई रिस्क होना चाहिए और जो कि हम लोग देख सके, यानी कि रीजनली फोर्सिनेबल, मतलब उसको हम लोग देख सके क्या रिस्क है उसमें, ऐसा है, मतलब कन्फाइंड स्पेस है। उसके बाद जो है कन्फाइंड स्पेस का एग्जाम्पल क्या है, जैसे ग्रेन स्टोर है, जहाँ पे हम लोग अनाज को इकट्ठा करके रखते हैं। अगर उस अनाज में कोई गिर जाए तो आदमी क्या होगा, धंस जाएगा, उसमें मर जाएगा, अगर ज़्यादा गहरा अनाज हो तो, मतलब ज़्यादा डीप में अनाज रखा गया हो तो। कुछ ऐसा रूम और लोफ्ट स्पेस, कुछ ऐसे भी स्पेस होते हैं जिसमें कोई रिस्क नहीं होता है, बड़े बड़े, जिसमें बड़ा टैंक है और बड़ा सा रूम है, गोदाम है, ऐसे में क्या होता है, ये सब रिस्क मान लेते हैं नहीं है, तो उसको हम लोग कन्फाइंड स्पेस नहीं बोलेंगे। भले ही वो इनक्लोज नेचर का है, लेकिन हम लोग जैसे अनाज रखने का भी बड़ा बड़ा अगर कंटेनर टाइप का है, उसमें कुछ ऐसा गैस नहीं है, कुछ दम घुटने का चांस नहीं है, कुछ एक्सप्लोजन या फायर होने का चांस नहीं है, उस पर कोई जाए अंदर तो उसमें धंसने का चांस ना हो, तो हम इसको कन्फाइंड स्पेस में नहीं लेंगे। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, जैसे रूम वगैरह हमारा है। उसके बाद जो है वर्क प्लेस, ऑफिस वगैरह जहाँ पे काम करते हैं, ये भी तो घेरे रहता है, इसमें दरवाजे हैं आने के लिए, एक ही दरवाजा रहता है, चाहे दो दरवाजा रहता है, लेकिन इनक्लोज नेचर का ही है, बट इसमें तो कोई रिस्क नहीं रहता इस तरह का, तो हम लोग इसको कन्फाइंड स्पेस नहीं बोलेंगे। उसके बाद कुछ कन्फाइंड स्पेस होते हैं जिसकी मतलब कि टेम्पोररी नेचर के हो जाते हैं। जैसे अगर एक घर है और उसमें आप वेल्डिंग कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसका फ्यूम गैस निकलेगा, तो एक तरह का ये रिस्क हो गया। तो अब ये जो घर है या जो आपका गोडाउन है या आपका जो बेसमेंट है, ये कन्फाइंड स्पेस में चेंज हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि वही चीज़ पहले कन्फाइंड स्पेस नहीं था, लेकिन ये सब होने के चलते हुए फिर कन्फाइंड स्पेस में कन्वर्ट हो गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ के हम लोग मान लो कि किसी रूम में पेंट वगैरह कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, तो पेंट पूरे रूम में फैल गया, उसका वेपर पूरा फैल गया। अब थोड़ा सा भी माचिस मारने से पूरा आग पकड़ लेगा। अगर हम लोग वहाँ पे BA सेट वगैरह लगा के यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि बाहर से ऑक्सीजन सप्लाई है हम लोग, तो हम लोग तो सेफ है, लेकिन थोड़ा सा भी माइनर स्पार्क उसमें आग पकड़ लेगा, तो वो भी एक कन्फाइंड स्पेस है। और वो पेंट इतना स्प्रे हो जाएगा कि वो ब्लास्ट भी हो जाएगा रूम में,
तो वही सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि उसको कन्फाइंड स्पेस में बोल रहे हैं या कभी कभी नहीं बोल रहे हैं। तो आपको समझना होगा यहाँ पे कुछ क्लीनिंग वेयर केमिकल यूज्ड, जैसे केमिकल टॉक्सिक वगैरह हो, कहीं ऐसा रूम में यूज़ कर रहे हैं तो उसके चलते भी हम लोग कह सकते हैं। तो ये कुछ टेम्प्रोरी नेचर के हैं। अदर एग्जांपल ऑफ कन्फाइंड स्पेस जैसे कि डक्ट है, टनल है, मैन होल है, शाफ्ट है, बहुत सारे एग्जांपल हैं। आप गूगल आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारा मिलेगा। कुछ कंटेनर है, शिप कार्गो है, ब्लास्ट टैंक है, इनक्लोज रूम है कई जगहों पे, प्लांट रूम जैसे पार्टिकुलर प्लांट, जैसे आप सेलर वगैरह में घुसते हैं जहाँ पे गैस की कमी है तो ऐसी जगहों पे उसको कन्फाइंड स्पेस भी बोल सकते हैं अगर वहाँ पे गैस वगैरह है तो। अनवेंटिलेटेड इनएडिक्वेट वेंटिलेटेड रूम है, साइलो है ना। वेंटिलेटेड है मतलब नहीं है, ऑक्सीजन का फ्लो प्रॉपर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ स्पेसिफिक हजार्ड नहीं है तो। उसके बाद स्ट्रक्चर दैट कंटेन कन्फाइंड स्पेस ड्यूरिंग फैब्रिकेशन, मशीन इंटीरियर, कुछ मशीन के अंदर घुस रहे हैं जहाँ पे कुछ ऐसा है हो सकता है तो उसको हम कन्फाइंड स्पेस में ले सकते हैं। तो अब जब आप हम लोग इसके पहले भी कन्फाइंड स्पेस के बारे में निबोस वगैरह में पढ़ चुके हैं, IGC 1 में, IGC 2 में, ठीक है ना। तो वहाँ भी कन्फाइंड स्पेस, लेकिन हम लोग वहाँ पे नॉर्मल चीज़ें हमने पढ़ा था। यहाँ पे क्या हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल का पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा चीज़ों की, और हमें यहाँ पे मैनेजरियल लेवल का पढ़ रहे हैं, मतलब हमें अब जाके SOP बनाना है, कुछ मेथड स्टेटमेंट बनाने हैं, वहाँ पे डेवलप करना है बहुत सारे चीज़ों को। तो वहाँ पे थोड़ा हम लोगों को कुछ ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, यानी कि फैक्टर कौन कौन सा एसेस करेंगे जब हम कन्फाइंड स्पेस की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो जब कन्फाइंड स्पेस में जहाँ हो वहाँ पे काम ना करें, पहली बात काम नहीं करो या अवॉइड कर दो। लेकिन कई बार अवॉइड कर नहीं सकते, उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो फिर हमको कुछ जब उस पर हमें काम करना है तो कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है, उसके रिस्क को कैलकुलेट करना है। और वो रिस्क कैसे कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे प्रीवियस कंटेंट हो सकता है उस जिस टैंक के अंदर आप काम करने जा रहे हो वहाँ पे कुछ केमिकल हो उसके बॉटम में, तो वो हमें ध्यान देना है। उसके बाद कुछ रेसिड्यूज हो, मतलब कि पहले से कुछ बचा हुआ हो, है ना, उस पर भी ध्यान देना है। कुछ मटेरियल जैसे स्केल है, रस्ट है, स्लज है ना, ऐसे चीज़ों को तो हमें देखना है। जैसे उसमें डेंजरस गैस कोई है, कुछ पहले से फ्यूम बचा है, कुछ वेपर है, सल्फाइड फ्लेमेबल वेपर हो उसमें, ठीक है। कुछ कंटामिनेशन हो, जैसे कि वहाँ पे आपको प्लांट प्रोसेस गैस वगैरह हो, गैस मेन का कुछ कंटामिनेशन हो, वहाँ कुछ गैस आ सकता है, कुछ गैस लीक हो सकता है, ऐसा कुछ है तो उसको ध्यान देना है हमें। और उसके बाद जो है आपको जैसे ऑक्सीजन डिफिशियंसी या ऑक्सीजन इनरिचमेंट, दोनों चीज़ ध्यान देना है, यानी कि ऑक्सीजन की क्या कमी है उसमें या कहीं ऑक्सीजन ज़्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन का भी पाइपलाइन हो सकता है ना। तो दोनों को ध्यान देना। अगर ऑक्सीजन कम है इसका मतलब है वहाँ जाएंगे तो हमारा दम घुटेगा, हमको ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो जाएगी, हम बेहोश हो जाएंगे अंदर में। ज़्यादा ऑक्सीजन हुआ तो यानी कि थोड़ा सा भी स्पार्क से आग लगने का चांस है। तो हमें ये दोनों चीज़ देखना है, यानी कि नॉर्मल जो है क्या होता है इन्वायरमेंट में 21% जो है ऑक्सीजन है ना, इससे कम हुआ तो भी प्रॉब्लम, ज़्यादा हुआ तो भी प्रॉब्लम, यानी कि एक रेंज है जैसे कि 19.5 से 23.5 इस बीच में नॉर्मल मानते हैं, और इसके ऊपर भी दिक्कत है और नीचे भी दिक्कत है। तो हम ऑक्सीमीटर से उसको मेजर कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या है। कई लोगों की जान चली जाती है यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहने के कारण। उसके बाद जो है उसका फिजिकल डायमेंशन, यानी कि फिजिकल डायमेंशन हम नहीं देखेंगे, यानी कि वो कैसा है, यानी कि उसका जो है कहीं ग्राउंड में तो नहीं है, कहीं ऐसी जगह पे नहीं जिसमें जाने में वहाँ दिक्कत है ना, उसका कंडीशन कैसा है, उसको आइसोलेट किया गया है कि नहीं है ना, आइसोलेट कैसे करना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग वहाँ पे हो सकता है कि लो लाइंग कंपार्टमेंट हो जहाँ पे अपने आप जैसे नीचे होगा तो ऑक्सीजन की कमी ऐसे भी हो जाती है नीचे में, तो ऐसे कुछ फिजिकल डायमेंशन है तो उसको भी हम लोग चेक करेंगे। उसके बाद जो है टास्क बीइंग अंडरटेकन, उसमें कौन सा काम करना है। उस मान लेते हैं अभी आप जिस रूम में काम करें, मैंने क्या बताया कि एक रूम है नॉर्मल है, उसमें आप काम करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें बिल्डिंग स्टार्ट कर दी, पेंटिंग स्टार्ट कर दी, तो अब क्या हो गया उसमें कुछ स्पेसिफिक हजार्ड आ गया। अब ये ब्लास्ट भी हो सकता है, फायर हो सकता है, तो ये अपने आप में ये क्या हो गया, एक स्पेसिफिक आ गया तो ये कन्फाइंड स्पेस हो गया। अब यहाँ पे आपको कन्फाइंड स्पेस का परमिट लेना है। तो जब हम रिस्क को एसेस करेंगे ना तो इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। कभी कभी हम लोग बड़े बड़े कंटेनर को क्लीन करते हैं और उस क्लीन से वेपर आता है, कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स आते हैं, तो ये क्लीनिंग केमिकल्स के बारे में भी हमें ध्यान देना है। उसके बाद जो है सोर्स ऑफ इग्निशन, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई सोर्स ऑफ इग्निशन यानी कि वेल्डिंग से उसमें आग लग सकता है क्या, या कुछ उसमें कुछ फ्लेमेबल गैसेज हैं क्या, है ना, उसमें कुछ स्पार्क होगा क्या, इस तरह का है कि आपको तो एक बार ध्यान दे, है ना। उसके बाद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अब जब कन्फाइंड स्पेस का मतलब क्या होगा कि वहाँ पे एक्सेस और इग्रेस लिमिटेड है, इनक्लोज्ड है, यानी कि उसमें एयर का सर्कुलेशन नहीं होगा।
जब एयर का सर्कुलेशन नहीं होगा, यानी कि आपका बॉडी टेम्परेचर ही अगर वहाँ पे है तो बॉडी टेम्परेचर से वहाँ टेम्परेचर बढ़ना लगेगा, आपका हीट का एग्जॉस्ट नहीं होगा। अब क्या होगा, आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगेगा और आपको अनकंफर्टेबल होगा। जैसे वेल्डिंग कर रहे हैं वहाँ पे, कुछ हॉट वर्क करने चले गए वहाँ, तो क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर भी देखना होता है कि ताकि थर्मल कंफर्ट जो है बॉडी का बना रहे, यानी कि बॉडी जो टेम्परेचर चाहता है वो मेंटेन रहे। अदरवाइज क्या होगा, आप समझते ही हैं, आदमी चक्कर खा के गिर जाएगा। कुछ एक्सटर्नल हजार्ड्स होते हैं, मान लेते हैं कोई कंटेनर में काम कर रहे हैं, कोई टैंक में अंदर हम मेंटेनेंस कर रहे हैं, और टैंक में आप जानते ही हैं कि कुछ इनलेट आउटलेट पाइपलाइन होता है, और इनलेट आउटलेट पाइपलाइन से कुछ भी आ सकता है। तो अगर हम पॉजिटिवली आइसोलेट नहीं करेंगे उसको, मतलब कि वहाँ पे एक ब्लैंक प्लेट नहीं लगाएंगे, उसको वाल को अच्छे से बंद नहीं करेंगे, तो हो सकता है काम के दौरान कुछ गैस आ जाए, कुछ लिक्विड आ जाए। तो ये क्या है, इस तरह का भी कुछ है। तो कन्फाइंड स्पेस ही है, और जब हमको इसको रिस्क को एसेस करना है तो ये सब फैक्टर्स को ध्यान में देना है। उसके बाद जो है इनग्रेस ऑफ सबस्टांसेस, कुछ सबस्टांस अंदर आ सकता है, जैसे कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पाइपलाइन है तो कार्बन डाइऑक्साइड आ सकता है, मोनोऑक्साइड आ सकता है, कुछ भी ऐसा नाइट्रोजन का पाइप है तो वो आ सकता है ना। तो ये है कि जो कि कुछ इनग्रेस ऑफ सबस्टांसेस हो सकता है। पर्सन एट रिस्क, ये ध्यान देना कि उससे किससे दिक्कत होगी, जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग आसपास काम कर रहे हैं, तो ये पर्सन एट रिस्क को भी ध्यान देना है कि उससे किसको खतरा है। उसके बाद इमरजेंसी रेस्क्यू, यानी कि हम कुछ दिक्कत हो, अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या कैसे रेस्क्यू करेंगे, कैसे उस कन्फाइंड स्पेस से वहाँ से किसी आदमी को निकालेंगे, हमारे पास क्या सुविधा है। जैसे कि हम लोग BA सेट रखते हैं, यानी कि ब्रीथिंग apparatus सेट रखते हैं, उससे क्या होता है, पहनते हैं और जाके आदमी को निकाल के लेके आते हैं, है ना। वहाँ पे अगर नीचे में है कहीं ऐसा कुछ है तो उसमें हम लोग रेस्क्यू किट का यूज़ करते हैं किसी आदमी को खींचने के लिए बाहर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आदमी को इमरजेंसी के लिए भी, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, तैयार रहना चाहिए। अब मान लेते हैं कि आप एक ये तो रिस्क को एसेस करने की बात हो गई। अब आपको एक सेफ प्रैक्टिस डिजाइन करना है, कन्फाइंड स्पेस में काम करना है, एक सेफ प्रैक्टिस कैसे डिजाइन करेंगे। तो इसके लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पे लेवल ऑफ सुपरविजन क्या चाहिए, यानी कि कितना पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, यहाँ पे कितना एक्सपीरियंस वाला आदमी चाहिए, इसमें कितने खतरे हैं उसके अनुसार। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि वहाँ पे आपको मिनिमम इंजीनियर लेवल के लड़के चाहिए या मैनेजर लेवल के चाहिए, क्योंकि यहाँ खतरे ज़्यादा हैं तो और ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले चाहिए। तो ये हमको ध्यान देना पड़ेगा। लेवल ऑफ सुपरविजन, सूटेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस, यानी कि वर्कर की किस तरह के वर्कर वहाँ सूटेबल होंगे, उनकी क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या ट्रेनिंग चाहिए, क्या फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल एट्रीब्यूट चाहिए, है ना। ये सब हमें देखना पड़ेगा, किस तरह का उनको ट्रेनिंग होना चाहिए, यानी कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए कन्फाइंड स्पेस की ट्रेनिंग भी उनके पास होनी चाहिए। तो और इमरजेंसी रेस्क्यू टीम की क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ हमें चेक करना है। उसके बाद अगर कुछ दिक्कत होता है कन्फाइंड स्पेस में, किसी को मान लेते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो कम्युनिकेट कैसे करेगा, वाकी टाकी रहेगा, कुछ फ़ोन रहेगा, क्या कैसे कम्युनिकेट करेगा, ये चीज़ को हमको सेफ, जब डिजाइन सेफ प्रैक्टिस हम करेंगे ना, तो ये सब चीज़ों को हमें ध्यान देना है। साथ में वेंटिलेशन हम कैसे मेंटेन करेंगे, यानी कि वहाँ पे नेचुरल वेंटिलेशन रहेगा, यानी कि हवा अपने आप आएगा जाएगा, या हम कुछ फैन लगाएंगे वहाँ पे जब काम करना है, तो ये आपको ध्यान देना है। क्लीनिंग द स्पेस, है ना, वहाँ पे उस स्पेस को कैसे क्लीन करेंगे, उसके रेसिडुअल्स को कैसे निकालेंगे, या निकालना जरूरी है क्या, है ना, ये सब भी ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारा क्या होना, केमिकल नीचे बैठा रहता है और उसमें से कंटिन्यू वेपर निकलते रहता है, तो कभी कभी उसको भी क्लीन नहीं करें तो आप सब कुछ ठीक होने के बाद भी, ऑक्सीजन लेवल ठीक होने के बाद भी उसका गैस निकलता है और उससे आदमी की जान चली जाती है। उसके बाद टेस्टिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, उस जहाँ पे काम करेंगे उस एटमॉस्फेयर को टेस्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने क्या बोला कि आपको ऑक्सीजन चाहिए, कितना ऑक्सीजन चाहिए, तो 21% मान लेते हैं चाहिए, तो है कि नहीं ये कैसे मालूम चलेगा, यानी कि आपको टेस्ट करना पड़ेगा। तो कौन सा इक्विपमेंट चाहिए, यानी कि टेस्टिंग ऑफ एटमॉस्फेयर करना है, कैसे करना है, कौन सा टेस्ट इक्विपमेंट करेंगे, उसकी कैलिब्रेशन करना पड़ेगा, वो सही कर रहा है, सही इंडिकेट कर रहा है कि नहीं, यानी कि सही कैलकुलेट कर रहा है कि नहीं, तो वो चीज़ भी देखना पड़ेगा वहाँ पे। और उसके बाद जो है आपको आइसोलेट करना, आइसोलेट कैसे करेंगे, यानी कि अगर कुछ पाइपलाइन उसके अंदर आ रहे हैं, अगर टैंक के अंदर हम काम कर रहे हैं तो, या जो भी कहीं भी काम कर रहे हैं, कुछ उसमें इनपुट आने का जरूर है, इनलेट आउटलेट पाइपलाइंस हैं कुछ, या कुछ भी है, उसको आइसोलेट कैसे करेंगे, तो उसको हम लोग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकली आइसोलेट करना पड़ेगा। अगर कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है तो हमको पहले पावर सप्लाई करना पड़ेगा, उसमें लोटो वगैरह लगाना पड़ेगा, तो ये सारा चीज़ हमें एक बार ध्यान देना पड़ेगा। एक्सेस और इग्रेस कई जगहों पे क्या होता है, कन्फाइंड स्पेस में आना जाना तो करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें लिमिटेड एक्सेस और इग्रेस होता है, तो उसमें जाने आने का रास्ता बनाना पड़ेगा, प्रॉपर एक्सेस होना चाहिए, जैसे सीढ़ी, लैडर, स्क्रैप फोल्डिंग प्लेटफॉर्म, जो भी आप मैंने उसमें आने जाने का जो भी एक सही होना चाहिए, यानी कि इमरजेंसी में आदमी निकल पाए या नॉर्मल ही आदमी आ और जा पाए। उसके बाद है सिलेक्शन एंड यूज ऑफ सूटेबल इक्विपमेंट फॉर वर्किंग और रेस्क्यू,
यानी कोई आदमी फंस जाता है तो वहाँ पे रेस्क्यू किट होना चाहिए। यानी कि आप रेस्क्यू किट बहुत सारा देखते हैं कन्फाइंड स्पेस में, मैं मानता हूँ जैसे BA सेट होता है, उसको पीठ पे लगाओ, ऑक्सीजन देता है आपको, मतलब आधे घंटे में आप जाके किसी को बचा के आ सकते हो, क्योंकि कन्फाइंड स्पेस में गैस वगैरह का प्रॉब्लम तो रहता है, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं रहता है, तो ये होना चाहिए। साथ में किसी आदमी को निकालना है तो वहाँ निकालने के लिए आपके पास तो कुछ रेस्क्यू किट होना चाहिए ना, जिसमें आदमी को उसमें टांग के निकाल सके हम लोग, है ना। तो आप देखे होंगे बहुत सारे रेस्क्यू किट है अलग अलग तरह के, जिस तरह का काम होता है। तो ये सब चीज़ जो है हमें देखना पड़ेगा, यानी कि सिलेक्शन ऑफ यूज ऑफ सुटेबल इक्विपमेंट फॉर वर्किंग और रेस्क्यू। उसके बाद जो है आपको मशीनरी फ्यूल्ड बाय पेट्रोल डीजल गैस कैन बी, वहाँ पे अगर जो भी मशीनरी उसके अंदर यूज़ करना है तो देखना है कि किस तरह का वो एग्जॉस्ट देगा, इलेक्ट्रिकल वाला ठीक रहेगा कि डीजल पेट्रोल, उसके फ्यूम भी तो निकलेंगे वहाँ पे, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। कई जगह पे क्या है कि वहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी रहता है अंदर में, यानी कि चार्ज जो है जमा रहता है किसी के ऊपर, तो वहाँ पे बॉन्डिंग करना पड़ेगा, उसको अर्थिंग करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो फिर जो है वहाँ पे कुछ आपको शॉक लग सकता है वहाँ पे कन्फाइंड स्पेस में, है ना। तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को अर्थिंग करके बॉन्डिंग करके इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। जिसमें पाइपलाइन में कुछ ब्लास्टिंग होता है, ऐसी जगह पे जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है वो स्टोर हो जाता है। उसके बाद अरेंजमेंट फॉर एक्सेस इग्रेस इमरजेंसी सिचुएशन एंड इमरजेंसी रेस्क्यू, है ना। इमरजेंसी में कैसे उसमें जाना है, कैसे किसी को निकालना है, उसके लिए इक्विपमेंट होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कॉमन बातें इसलिए हो रही है क्योंकि हर जगह पे क्या है अलग अलग चीज़ होता है। आप जिस सिचुएशन में काम कर रहे हैं पता नहीं वहाँ पे कौन सा रेस्क्यू किट चाहिए, किस तरीके चाहिए, तो आपको ये फैक्टर्स को लेने हैं वहाँ पे, और आपको प्रैक्टिकली वहाँ सोचना है कि यहाँ पे मैं बोल दूँ कि ये चीज़ ही लगेगा, लेकिन वो सिचुएशन पर वो फिट नहीं हो। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग जनरल चीज़ें पढ़ रहे हैं ताकि हमें क्या क्या सोचना चाहिए जब हम कन्फाइंड स्पेस का एक सेफ प्रैक्टिस, यानी कि हम सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डिजाइन करने जा रहे हैं। तो अगर आप इन सारे पॉइंटों को अगर वहाँ पे आप कंसीडर करते हैं ना, तो आई होप कि वहाँ पे कोई एक्सीडेंट नहीं होगा और आपका जो SOP जो बनेगा ना वो परफेक्ट बनेगा। उसके बाद जो है मटेरियल स्टोरेज, उसमें कौन सा मटेरियल है, उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि स्मोकिंग कंट्रोल अरेंजमेंट, वहाँ पे कुछ ऐसा है तो कोई फ्लेमेबल मटेरियल आपने कन्फाइंड स्पेस में रखा है तो वहाँ पे स्मोकिंग कंट्रोल भी करना पड़ेगा। और तो इस तरह से जो है आप देख रहे हैं। उसके बाद जो है प्रोविजन ऑफ साइनेज, जहाँ कन्फाइंड स्पेस हो वहाँ पे साइन बोर्ड लगाना है कि भाई देखो कन्फाइंड स्पेस में दो तरह का हो जाता है, एक कन्फाइंड स्पेस जिसमें परमिट लेके जाना है और एक कन्फाइंड में परमिट की जरूरत नहीं है, जिसमें रिस्क नहीं है, केवल इनक्लोज नेचर का है, वो भी एक कन्फाइंड स्पेस है, बट उसमें परमिट लेके जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसको कोई स्पेसिफिक रिस्क नहीं है। तो कन्फाइंड स्पेस जो है वो जहाँ परमिट की आवश्यकता है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं जैसा कि फोटो में कि डेंजर है, यहाँ कन्फाइंड स्पेस इंटर बाय परमिट ओनली, यहाँ पे परमिट लेके जाना है कोई, क्योंकि वहाँ पे कोई स्पेसिफाइड रिस्क है। तो उसके बाद जो है वहाँ पे ये भी लगा सकते हैं वार्निंग कन्फाइंड स्पेस नो ऑथोराइज एंट्री, नो अनऑथोराइज एंट्री, बिना अनुमति के नहीं जाना उसके अंदर में। परमिट टू वर्क मस्ट बी ऑब्टेन टू वर्क इनसाइड द कन्फाइंड स्पेस। तो दीज आर द साइनेज यू मस्ट यूज एट द पोजीशन ऑफ द कन्फाइंड स्पेस। तो इस तरह से हम लोग जब कन्फाइंड स्पेस के सेफ प्रैक्टिस को डिजाइन करते हैं तो ये सारे पॉइंट्स को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो आई होप कि आपको ये कन्फाइंड स्पेस का जो वीडियो है काफ़ी अच्छा लगा होगा। मैंने एक जनरल हर एक चीज़ें कवर किया जो कि इस कन्फाइंड स्पेस के लिए ज़रूरत है और जो आपको साइटों पे आवश्यकता होगी। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन जगह के लिए आप ऐसा कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं तो इन सारे पॉइंट को एक बार ज़रूर पढ़िए और तब आप SOP बनाइए। आई होप कि आप एक अच्छा SOP बना पाएंगे और इसमें लगभग हर एक पॉइंट कवर हो गया जो कि कन्फाइंड स्पेस के लिए ज़रूरत है। अब इसमें बात आ जाती है बहुत सारे चीज़ को हम बड़ा चीज़ करेंगे, जैसे आइसोलेट कैसे करना है, फिजिकली आइसोलेट करना है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल आइसोलेट हम लोग करते हैं, है ना, वो कैसे करना है, ये बड़ा चीज़ है। जैसे गैस है तो कौन सा गैस की परमिसेबल लिमिट क्या होनी चाहिए, ये मतलब क्या है, और डीप डेप्थ में हो गया। रेस्क्यू किट, कौन सा रेस्क्यू किट वहाँ जरूरत है, तो अब क्या होगा इन डेप्थ में। तो इसके लिए हम लोग इंटरनेट का सहारा लेंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस ले सकते हैं हम लोग, है ना। तो इस तरह से जो है आपका और नॉलेज, लेकिन आपने सीख लिया कि जैसे वेंटिलेशन करना है तो मैकेनिकल होगा या नेचुरल होगा। मैकेनिकल नेचुरल में भी कई तरीके से करते हैं। पर्जिंग करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, दूसरे गैसों को निकालने के लिए नाइट्रोजन की पर्जिंग करते हैं, तो इनर्ट गैसें की पर्जिंग होती है, तो वो क्यों करते हैं। तो हमें लगता है कि ये और डीप की बातें हैं, मतलब कि ये हम क्या है कि जब हम पढ़ते हैं कोर्स में तो एक जनरल पढ़ते हैं ताकि हम किसी भी सिचुएशन में फिट हो पाएँ, लेकिन अगर हम इन चीज़ों को
और ज़्यादा हम अपना दिमाग लगाएं तो इस चीज़ों को और बड़ा कर सकते हैं और हम लोग एक स्पेसिफिक बना सकते हैं किसी काम के लिए। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। ये पूरा मेरा सेशन 20 मिनट का वीडियो तो हो गया। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, जिससे ये हमको मोटिवेट करेगा और मैं आगे फिर से और इससे अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।